इसके बाद मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे शरीर में कुछ ऐच्छिक आंतरिक क्रियाएँ होती हैं, कुछ अनैच्छिक आंतरिक क्रियाएँ होती हैं। अनैच्छिक का मतलब है आप चाहो न चाहो वो क्रियाएँ चल रही हैं, स्वतः चल रही हैं। जैसे साँस लेना, जैसे पाचन क्रिया, जैसे टॉक्सिन्स को प्यूरिफाई करना, डिटॉक्सिन करना, जैसे हार्मोन को बैलेंस बनाना, जैसे स्टोर्ड एनर्जी को फैट से ब्लड शुगर में बदलना, जैसे आँख की पुतलियों का फैलना, जैसे ब्लड प्रेशर का कम होना या अधिक होना, जैसे शरीर की जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट बनाए रखना, जैसे चलते समय शरीर को बैलेंस्ड रखना, संतुलित रखना, जैसे काम करती मांसपेशियों में रक्त का पहुंचाना और हमारी मूवमेंट की अनुभूति, हमारी ध्वनियों की अनुभूति, शरीर की ये या ऐसी सैकड़ों क्रियाएं हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये क्रियाएं होती रहती हैं। यदि हम इन क्रियाओं की ओर थोड़ा गंभीरता से ध्यान दें, तो हम इनके विघटन को रोक सकते हैं। देखिए, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो स्वतः चल रही हैं, इन पर हम कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन यदि अगर इन क्रियाओं की ओर हम गंभीरता से ध्यान दें, कंसंट्रेट करें उसमें, तो इनका जो विघटन होता है, जो इनका डिस्ट्रक्शन होता है, उसको हम रोक सकते हैं। ये हम बायो फीडबैक के जरिए कर सकते हैं। बायो फीडबैक या मेडिटेशन, मेडिटेशन के द्वारा भी ये संभव है। मेडिटेशन का जो अर्थ है वो स्वयं को अच्छी तरह से जान लेना, स्वयं को पूर्ण रूपेण समझना, जानना, इसको हम कहते हैं मेडिटेशन। जैसे माई ट्रू नेचर इज पॉजिटिव, माई रियल मी इज पॉजिटिव, यही शांति है, यही सुख है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, परमात्मा हृदय, हरेक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो मेडिटेशन शब्द है ये एक्चुअली लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन में मेडर, मेडर का मतलब है टू हील। तो इस मेडिटेशन का मतलब ये हुआ, मेडिटेशन का मतलब कोई ध्यान लगाना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है अपने शरीर की जो क्रियाएं विघटित हो रही हैं उनको पुनः संतुलित करके और ठीक करना, हील करना, उनको स्वस्थ बनाना। और ये मैंने आपसे कहा था कि वेगस नर्व के माध्यम से होता है। वेगस नर्व, जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो ब्रेन का पिछला हिस्सा है और जो गर्दन के पास है, गर्दन से ऊपर है, इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, 7.5 सेंटीमीटर का है। यहाँ से 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं। ये 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो हैं इनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो पीठ में से निकलती हैं वो 31 जोड़े हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। लेकिन मेरा अभिप्राय यहाँ क्रेनियल नर्व से है, जो 12 पेयर्स हैं। और ये 12 पेयर्स ही हमारे गायत्री मंत्र के अंदर आते हैं। तो इसलिए यहाँ होता क्या है, ये वेगस नर्व ब्रेन स्टेम से चलती है और पेट तक जाती है। ये वेगस नर्व हृदय की धड़कन को कंट्रोल करती है, हमारे सांसों को कंट्रोल करती है और हमारी आंतों पर नियंत्रण करती है। ये नियंत्रण कैसे करती है? एक न्यूरोकेमिकल्स है, न्यूरोकेमिकल्स के जरिए से इम्यून सेल्स को ये संदेश भेजती है। जो वेगस नर्व है न्यूरोकेमिकल से इम्यून सेल्स को संदेश भेजती है, और इम्यून सेल जो हैं तुरंत उस संदेश को लेने के बाद अलार्म मॉलिक्यूल को जो रिलीज होते हैं उनको रोकते हैं। जो अलार्म मॉलिक्यूल है जो विघटन करते हैं, जो तोड़ फोड़ करते हैं, वो अलार्म मॉलिक्यूल्स की रिलीज को एकदम से रोक देती है जैसे ही ये संदेश पहुंचता है। जो अलार्म मॉलिक्यूल है वो करते क्या है एक्चुअली? अलार्म मॉलिक्यूल्स इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उससे हमारे जो ऊतक हैं, टिश्यूज हैं, उनको हानि पहुंचती है। ब्रेन सर्किट
ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। जो ब्रेन का सर्किट है, जिसका हमने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था कि ब्रेन सर्किट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और वो फायर करने लगता है, और जितना रैपिडली फायर करता है उतने फास्ट आपकी रिकवरी होती है। तो ये ब्रेन सर्किट वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, और वो इन्फ्लेमे और स्टिमुलेट क्या करता है कि वो इन्फ्लेमेशन को बंद करे। तो इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेटरी रिफ्लेक्स है, जो कनेक्टेड है बिटवीन ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम, उसको ये एकदम से बंद करता है। ध्यान योग से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वेगस नर्व की गतिविधि को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ही हम ध्यान योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वेगस नर्व की गतिविधि बेटर होती है, जिससे हमारी जो हार्ट की बीट है वो स्लो हो जाती है, और मस्तिष्क के नियंत्रण से इन्फ्लेमेशन कम होने लग जाती है, और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और यहाँ तक देखा गया कि कैंसर के फैलने को भी हम कम कर सकते हैं। ये जो कैंसर को फैलाने का काम करता है, ये नोरपिनेफ्रिन हार्मोन है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। नोरपिनेफ्रिन हार्मोन से कैंसर के जो सेल्स हैं वो 3 कंपाउंड रिलीज करते हैं। उनमें से 2 कंपाउंड कैंसर सेल को शरीर के दूसरे भागों में ले जाने में मदद करते हैं, और जहां वे अपनी जड़ें बना लेते हैं। और जो तीसरा कंपाउंड है, वो कैंसर सेल के जो पोषक तत्व हैं, वो उनको उनको पोषण पोषण देता है, जिससे वो बढ़ते रहते हैं। अब साइंटिस्ट ने देखा कि ब्रेन बॉडी को ठीक कर सकता है। ब्रेन कैन क्योर बॉडी। ये जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि एमआरआई के स्कैन करने से और सॉफ्टवेयर की मदद से कोई भी रोगी अपने ब्रेन की गतिविधि को खुद देख सकता है। अगर हैप्पी मूड में है तो उसका एमआरआई डिफरेंट आएगा, अगर वो सौरो मूड में है तो उसका एमआरआई डिफरेंट आएगा। इसे देख करके, नियंत्रित करके, जो क्रोनिक पेन है उस पेन को कम किया जा सकता है। इससे चिंता कम हो जाती है, व्यसन कम हो जाते हैं, हमारे जो फोबियाज हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। ऐसा करने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, बोधगम्यता, इंटेलिजेंस बढ़ती है। शरीर का जो नियंत्रण है, वस्तुतः वो एक तो इम्यून सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, एक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, और तीसरा एंडोक्राइन सिस्टम इसमें बहुत बड़े योगदान देता है। ये तीनों के तीनों, इम्यून सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो या एंडोक्राइन सिस्टम हो, ये तीनों के तीनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। कोई भी रासायनिक प्रक्रिया 1 सेकंड के, ये याद रखें आप, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया हमारे शरीर में 1 सेकंड के 10,000 में से भी कम समय में हो जाती है। वहाँ 1 सेकंड के 10,000 में हिस्से से भी कम समय में, किंतु हो तो जाती है, लेकिन इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है, इसका जुड़वा प्रभाव जो है, इसकी अनुभूति बड़े लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर रहती है। मे बी ईयर्स लेटर, मे बी सालों के बाद हमें उसकी अनुभूति हो सकती है, जो कि 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से से भी कम समय में घटित हुआ, लेकिन वो लिंगर ऑन बॉडी के अंदर किया। तो हमने ये देखा कि शरीर में जहां भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं थॉट के साथ केमिकल्स भी जाते हैं। क्यों कहते थे हमारे बुजुर्ग, जब खाना खाते हो तो टीवी मत देखो, खाना खाते हो तो खाने पर ध्यान दो, ध्यान दो कि ये मेरा फूड जो है अब डाइजेस्ट हो रहा है, ये फूड जो मैं खा रहा हूँ ये मेरे पाचन तंत्र में जा रहा है, ये मुझे अब मेटाबोलाइज कर हो रहा है, मेरे टिश्यू को बना रहा है। तो जहां भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारे थॉट के साथ केमिकल्स की कंसंट्रेशन भी उसी दिशा में जाती है। उदाहरण देता हूँ, न्यूली वेड्स हैं, अगर न्यूली वेड की, ईश्वर ना करे किसी कारण से महिला की पति की मृत्यु हो जाती है, वो विधवा हो जाती है, तो ये देखा गया कि न्यूली विडोड में ब्रेस्ट कैंसर
की जो परसेंटेज पाई गई वो बहुत अधिक पाई गई। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल है, अगर कोई आदमी क्रोनिक डिप्रेस्ड है, जैसे आजकल सुशांत राजपूत का केस हम सुन रहे हैं रोजाना, तो जो क्रोनिकली डिप्रेस्ड है वो 4 टाइम्स लाइकली टू बिकम सिक, वो 4 गुना ज्यादा उसकी संभावना बीमार होने की हो जाती है। कारण कारण है कि डिस्ट्रेस मेंटल स्टेट, जो हमारी मेंटल डिस्ट्रेस्ड मेंटल स्टेट होती है, उसमें बायोकेमिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है ये मेंटल स्टेट, और बायोकेमिकल में कन्वर्ट होकर के रोगों को जन्म मिलता है। जैसे जैसे आप बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दर्दों का है। दर्द क्यों होते हैं? हम जरा चोट लगती है या जरा डिस्कम्फर्ट होती है तो हम ये महसूस करने लगते हैं पेन हुआ, और जैसे ही हमने महसूस किया पेन हुआ, वहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल पैदा हो गया, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स पैदा हुआ, उसके कारण हमारे ब्रेन में मैसेज गया और हमें दर्द होने लगा। अब दर्द रोकने का तरीका क्या है? दर्द रोकने का तरीका ये है कि एंडोर्फिन्स दो। जो आपने देखा होगा कि जब हम एंजाइम या हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं तो साइंटिस्ट ब्लॉकेट सिस्टम की बात करते हैं, ऐसे ब्लॉक कर देते हैं। जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन हम अल्फा चैनल ब्रेकर से भी रोक सकते हैं, बीटा चैनल ब्रेकर से भी रोक सकते हैं, एंजियोटेंसिन चैनल ब्रेकर से भी रोक सकते हैं। 9 तरीके हैं, 9 मेथड हैं या 9 मैकेनिज्म हैं जिनके द्वारा हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के द्वारा भी कर सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो बीटा चैनल ब्लॉकर है। तो ये ब्लॉकर क्या हैं? जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन से पेन हुआ, एंडोर्फिन ने प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर लिया, उसमें फिट हो गया, और जैसे ही एंडोर्फिन पेन रिसेप्टर पेन रिसेप्टर में फिट हुआ तो हमारे पेन का जो सिग्नल था वो ब्लॉक हो गया, पेन के सिग्नल को इसने ब्लॉक कर दिया। तो ये पेन के सिग्नल को ब्लॉक करने का काम क्या हम दवाई से करें या हम मेडिटेशन से करें? मेडिटेशन से भी एंडोर्फिन पैदा होगा, एंडोर्फिन जो है पेन रिसेप्टर में फिट हो जाएगा और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो दर्द दर्द की जो अनुभूति है ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में सबकी अलग अलग होती है। 30% रोगी ऐसे देखे गए हैं कि उनको अगर प्लेसबो दी जाए तो दर्द से उनको आराम का अनुभव होता है। कैंसर को भी प्लेसबो से ठीक होता हुआ देखा गया। पिछली बार मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि पार्किंसन जैसे रोग को ब्रेन के सर्किट को रीफायर करके पार्किंसन का इलाज किया जाता है। नॉर्मली पार्किंसन का इलाज करते हैं डोपामीन से। अब ये डोपामीन जो है, एल डोपा या डोपामीन, रामदेव जी देते हैं कांच के बीज। कांच के बीज जो हैं 2 किस्म के होते हैं। कांच जो है उसको बोलते हैं साइंस में म्यूक्यूना प्रूरियंस। ये म्यूक्यूना प्रूरियंस 2 किस्म का होता है, एक वाइट सीड्स वाला होता है, एक ब्लैक सीड्स वाला होता है। जो ब्लैक सीड्स वाला है उसमें डोपामीन का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो जब भी हम कांच के सीड का पाउडर लेंगे तो जैसे रामदेव जी देते हैं या उनकी दवाइयों से मिलता है हमें, वो कांच के बीज से बना है, तो पार्किंसन के रोगी को आराम मिलता है। तो जो एलोपैथी डॉक्टर है वो भी देते, वो भी डोपामीन है। लेकिन हमने तो ये भी देखा कि अगर प्लेसबो दी जाए तो प्लेसबो से भी जो पार्किंसन का रोगी है वो ठीक हो जाता है। तो जैसे दर्द की अनुभूति सभी में अलग अलग होती है, इसी प्रकार से प्यार, घृणा, प्रसन्नता, उत्क्लेश, नौजिया, इसकी अनुभूति भी विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न समय पर विभिन्न स्थितियों में अलग अलग होती है। वस्तुतः जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि सेल्स स्टोर मेमोरीज। जैसे पार्थ सारथी जी ने प्रश्न किया था कि मन कहाँ है, क्या उनको किसी स्वामी जी ने कहा मन अदृश्य है, शरीर के सारे शरीर में फैला हुआ है। और मैंने ये कहा था कि जो हम शिव संकल्प के 6 मंत्र यजुर्वेद के पढ़ते हैं, जब उसका वर्णन पढ़ते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो ये लगता है कि यजुर्वेद में शिव संकल्प के मंत्रों में मन का अर्थ जो है मस्तिष्क से किया गया, क्योंकि वो मस्तिष्क के काम है। और
जो सेल के लेवल पे है, कोशिका के लेवल पे है, हमारे शरीर में जो अरबों खरबों सेल्स हैं, उन सेल्स में भी मेमोरीज स्टोर होती है। आप सब जानते हैं सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स किस चीज के बने हुए हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है और 3 प्रकार के राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है। ये डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, राइबोसोम आरएनए हो, ट्रांसफर आरएनए हो, सबका काम अलग अलग है, लेकिन ये सब के सब जो हैं ये मेमोरीज को स्टोर करते हैं। और मैंने पिछली बार एग्जांपल दी थी कि एक आदमी जो शराबी था, उसके हृदय को जब ट्रांसप्लांट किया गया तो चूंकि सेल्स लगातार अनुभवों को प्रोसेस करते जाते हैं तथा हमारे व्यक्तिगत विचारों के अनुसार ये जो सेल्स हैं उसका उपापचय करते रहते हैं, इसलिए जब वो हार्ट शराबी का ट्रांसप्लांट किया तो एक बहुत ही जो नॉन शराबी आदमी था उसके अंदर भी अल्कोहल की क्रेविंग पाई गई। ये जो व्यक्तिगत विचारों के अनुसार उपापचय करते हैं अनुभवों को प्रोसेस करने के बाद हमारे इंडिविजुअल सेल्स, इसका मतलब हमारे जो अरबों खरबों सेल्स हैं सारे के सारे वो इंफॉर्मेशन के मेमोरीज के स्टोर हाउस हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, एक आदमी की नौकरी छूट गई, नौकरी छूटने से क्या सीक्वेंस पैदा हुए, उसको उदासी हुई, उदासी से क्या हुआ, ब्रेन के न्यूरो की आउटपुट जो ही उसका क्षय हो गया, उसके क्षय होने से क्या हुआ, हार्मोन लेवल कम हो गया, हार्मोन लेवल के कम होने से क्या हुआ, सोने के साइकिल में रुकावट पड़ गई, सोने के साइकिल में रुकावट पड़ने से क्या हुआ, उसकी जो स्किन है, त्वचा है, उसके जो न्यूरोपेप्टाइड रिसेप्टर्स हैं, वो न्यूरोपेप्टाइड रिसेप्टर्स उनमें विकृतियां आ गई, डिस्टॉर्शन हो गई। उसके डिस्टॉर्शन होने के साथ ही क्या हुआ, जो रक्त की प्लेटलेट सेल्स थी वो प्लेटलेट्स के अंदर चिपचिपाहट पैदा हो गई और वो आपस में चिपक करके गुच्छे बनाने लग गए और गुच्छे बनाने के कारण से फिर क्या हुआ, आंखों में आंसू आने लगे। अब अगर इन आंसुओं को हम केमिकली एनालाइज करें तो मेरे भाइयों और बहनों, इन आंसुओं की जो केमिकल कंपोजिशन है वो खुशी के आंसुओं की केमिकल कंपोजिशन से बिल्कुल अलग है। आंसू वो भी है, आंसू ये भी है, लेकिन खुशी के आंसू की केमिकल कंपोजिशन अलग है और दुख के आंसू की केमिकल कंपोजिशन अलग है। ये सारी की सारी केमिकल प्रोफाइल बदल जाती है अगर व्यक्ति की जॉब दोबारा लग जाए। यदि नई नौकरी लगती है और वो संतोषजनक है तो शरीर के न्यूरो हार्मोन्स, रिसेप्टर्स और शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण केमिकल्स, डीएनए तक की आउटपुट अच्छी दिशा में परिलक्षित होने लग जाती है। जो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोर हाउस हैं, परंतु इनके जो 2 आरएनए हैं हमारे प्रतिदिन के कार्यकलापों को प्रतिबिंबित करते हैं। दूसरा उदाहरण लीजिए, परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों की इंटरल्यूकिन 2 हार्मोन की आउटपुट कम हो जाती है। ये इंटरल्यूकिन 2 हार्मोन जो है हमारे इम्यून रेस्पॉन्स की एक क्रांतिक रसायन है, एक क्रिटिकल केमिकल है जो कैंसर को नष्ट करने में मदद करती है। इनका नियंत्रण मैसेंजर आरएनए करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि परीक्षा पास करने की विद्यार्थी की चिंता का सीधा प्रभाव उसके जीन्स पर हुआ। एक और उदाहरण देता हूँ, जो बच्चा ये सोचता है कि कोई उसे प्यार नहीं करता, वो बढ़ना बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस सिंड्रोम को साइको सोशल ड्वार्फिज्म कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर कोई बच्चा सोचे कि उसको प्यार नहीं कोई करता तो उसकी ग्रोथ रुक गई, मेंटल भी और फिजिकल भी। इस सिंड्रोम को मेडिकल साइंस ने कहा साइको सोशल ड्वार्फिज्म। बच्चे के सोचने मात्र से कि उसको कोई प्यार नहीं करता, उसके ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं कम हो जाते हैं। हमारे स्वयं के जो इंटरनल डायलॉग हैं उनसे हमारी इंटरप्रिटेशन बनती है। हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारी अनुभूतियां, हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं इन सब के ऊपर निर्भर करती हैं और
अगर हम ऐसे विद्यार्थी को, ऐसे बच्चे को जो ये सोचता है को उससे कोई उससे प्यार नहीं करता, अगर हम पिट्यूटरी हार्मोन के इंजेक्शन भी दें, तो क्या आप सोचते हैं कि उसका डॉर्फिन दूर हो जाएगा? नहीं होगा। उसका डॉर्फिन दूर नहीं होगा, बल्कि यदि हम उसको एक लविंग एनवायरनमेंट देने लगेंगे, तो इसलिए उसकी जो इंटरप्रिटेशन, इंटरनल इंटरप्रिटेशन है बच्चे की, बदल जाएगी और उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहा करते थे, पंचवर्षाणि लाड़येत, 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते षोडशे वर्षे मित्रवत समाचरेत। जब बच्चा 5 साल तक का हो तो उसको लाड़िए, प्यार से रखो, लेकिन 5 साल के बाद 10 साल तक पंचवर्षाणि लाड़येत, 10 वर्षाणि ताड़ेत, उसके बाद 15 वर्ष तक उसको ताड़ के डांट डपट करके रखो। प्राप्ते षोडशे वर्षे, जैसे ही वो 16वें वर्ष में प्रवेश कर जाए, उसको अपने मित्र के समान समझो, अपने फ्रेंड के समान समझो और कोई चीज उससे छिपाओ मत। तो यदि हम ऐसा व्यवहार बच्चे के साथ करेंगे, उसकी इंटरनल इंटरप्रिटेशन खुशी की होगी, पॉजिटिवनेस की होगी, सकारात्मक होगी, उसकी ग्रोथ स्वतः बढ़ेगी, उसको ग्रोथ हार्मोन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा मैंने आपसे कहा था, पश्चिम के अंदर आजकल माइंड बॉडी लैब्स बन गई हैं। दिल के रोगी ट्रेंड किए जाते हैं ऐसी लैब्स में। जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, उनकी ट्रेनिंग भी बिना दवाई के। पेट के रोगी जिनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, उनकी सीक्रेशन, एसिड सीक्रेशन को कम करने के लिए, अल्सर को ठीक करने के लिए, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज, ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज, अस्थमा का इलाज और पेन का इलाज जो है, ये सारे साइकोथेरापी से किए जाते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं। इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपनी इच्छा को थॉट प्रोसेस में बदलें। हम सोचें, मैं अपनी ऊर्जा वो ओज को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसके क्रियान्वयन में हमारी पिछली इच्छाएं व्यवधान हो जाती हैं। हमारी जो पिछली इच्छाएं जागृत हुई हैं, हमारी जो चाह चाह है, वो हमें अपनी ऊर्जा को, अपने ओज को बढ़ाने में रोकती हैं और वे मस्तिष्क में एक ऑब्सोलीट प्रोग्रामिंग बनाती हैं। हमारी जो अपूर्ण इच्छाएं हैं, जो हम एक बेकार की इच्छाएं पैदा कर लेते हैं, वो ऑब्सोलीट ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग बनाती हैं। इसलिए अगर लॉन्ग टर्म कंसेक्वेंसेस स्ट्रेस के चलते चले जाएंगे, तो हाइपरटेंशन बढ़ेगी, उच्च रक्तचाप बढ़ेगा, हार्ट अटैक आने की संभावना होगी, थकान बढ़ेगी, इंसोम्निया होगा, नींद नहीं आएगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगी, अल्सर होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बढ़ेंगी, अल्सर पैदा होगा, पेट में गैस पैदा होगी, जो स्किन है वो पतली हो जाएगी, इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, इस रक्त की नाड़ियों के अंदर फ्रजाइल हो जाएंगी, मांसपेशियों जो हैं वो डिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगी, मधुमेह, डायबिटीज होगी, एंजाइटी डिसऑर्डर होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगी, इमोशनल इश्यूज पैदा हो जाएंगे, न्यूरॉन्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही न्यूरॉन डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, जैसे हमारा हिप्पोकैम्पस श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, तो वो हमारी सेनिलिटी बढ़ जाएगी। वो समझ लीजिए कि एक जिसको हम कहते हैं कि पागलपन की ओर हम बढ़ने लगेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। और ये सारा का सारा क्यों होगा? ये होगा एड्रेनल ग्लैंड के स्ट्रेस हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूको कॉर्टिकॉइड के कारण होगा। ये स्ट्रेस का कारण यदि हमने दूर नहीं किया, तो शरीर पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ सकेगा। अगर तो जल्दी हमने स्ट्रेस के कारण को दूर कर दिया, तो शरीर की ये आदत है कि वो रिकवर करता है, वो स्वस्थता की ओर बढ़ता है, वो अच्छाई की ओर बढ़ता है, पूर्वावस्था में आ जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेस के कारण को दूर नहीं किया, तो शरीर पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ सकेगा और उसके सामान्य बिल्डअप प्रोसेस शुरू नहीं हो सकेंगे। तो क्या है, इसलिए किसी ने कहा, रही मन कठिन चितान से, चिंता से चित चेत, चिता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत।
कि चिंता और चिता में कितना अंतर है, एक बिंदी का अंतर है। चिता मरे हुए को जलाती है, लेकिन चिंता एक ऐसी चीज है जो जिंदा ही पुरुष को जला देती है। कुछ प्रयोग किए गए थे, वो प्रयोग में पाया गया कि योग करने से जो नर्व्स की ग्रोथ है वो पुनः शुरू हो जाती है और वो पुरानी स्थिति में आ जाती है। तो बंदरों को बड़े लंबे समय तक भूखा रखा गया है, दो बंदरों। और जब लंबे समय तक भूखा रखा तो ऑब्वियसली जब किसी को भोजन नहीं देंगे तो जो मांसपेशियों में स्टोर्ड फूड है, संचित हमारा भोजन है, उसका ब्रेकडाउन शुरू होगा और उससे हम एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो इन बंदरों को भी जब लंबे समय तक भूखा रखा तो स्टोर्ड फूड को ये अपने ब्रेक डाउन करते रहे और जीते रहे। अब कुछ दिनों के बाद इनमें से एक बंदर को स्पार्टम, यानी जिसको हम कहते हैं कृत्रिम शुगर, जो आर्टिफिशियल शुगर है, जिसमें कि कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, वो जब मीठा दिया गया बंदर को स्पार्टम के द्वारा, बंदर बंदर के जो ग्लूको कॉर्टिकॉइड हार्मोन थे उसका लेवल बढ़ने से बंद हो गया। जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल कम हो गया तो बंदर ठीक होना शुरू हो गया। बंदर को लगा, बंदर ने परसीव किया, ये अनुभव किया कि उसकी अवस्था सुधर रही है। इसके ऐसा सोचने मात्र से, हालांकि उसको सिर्फ स्पार्टम दिया था, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं दी थी, तो ऐसा करने से उस भूख के स्ट्रेस से उसको बाहर निकल आया वो। तो वर्तमान का जो होता क्या है कि वर्तमान का जो दर्द है ये हमें हर्ट करता है, ये हम वी एक्सपीरियंस एज हर्ट। और जो हमारा भूत का दर्द है वो हमारे गुस्से में आ जाता है, वो उसको हम याद रखते हैं। और भविष्य की अगर हमें चिंता होती है तो एंजाइटी के रूप में आती है, उसको भी हम परसीव करते हैं। तो ये जो वर्तमान के दर्द को हम बढ़ा रहे हैं भूत की दर्द से और भविष्य की चिंता से, जो अनएक्सप्रेस्ड एंगर है वो रीडायरेक्टेड अगेंस्ट यूर सेल्फ, एंड वो फिर गिल्ट में बदल जाता है। जब वो अपराध बोध में बदल गया तो हमारी जो ऊर्जा थी उसका क्षरण हुआ। ऊर्जा के क्षरण होने से डिप्रेशन आई। जब डिप्रेशन आई तो हमारी बॉडी काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन बनाने लगी जो कि इंसुलिन के प्रभाव को कम करते हैं। इससे डायबिटीज हो गया। तो इसलिए बंधुओं मैं कहता हूं कि हम सब यात्री हैं, इस जीवन सफर में निकले हुए हैं, लेकिन हम दो बैग्स को लेकर के चल रहे हैं। वो दो बैग्स क्या है? रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट एंड फियर ऑफ द फ्यूचर। ये रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट एंड फियर ऑफ द फ्यूचर ये बड़े भारी वजन के बैग हैं जो हमें चलने नहीं देते। एंड वी आर फीलिंग पेन इन द प्रेजेंट। तो जीवन की यात्रा का आनंद लेना हो तो इसलिए ये पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर के फियर, इन दोनों बोझ की जो अटैची हमने ली हुई है, इन बैगेज को फेंक दो। भूत का खेद और भविष्य का डर हमारे वर्तमान में बाधा बना हुआ है, इसलिए पास्ट इज पास्ट, नो वरी कैन चेंज इट एंड देयर इज नो वे टू नो द फ्यूचर। इसलिए चिंता एक ऐसा अन्य प्रभाव भी देखा गया है कि चिंता से लाखों मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्री रेडिकल, ये एक दूसरा उसका प्रभाव है। चिंता का प्रभाव हमारे लाखों फ्री मॉलिक्यूल ऑफ फ्री रेडिकल कोशिकाओं से रिलीज हो जाते हैं। ये वस्तुतः ये जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, इनको तो मेडिकल लैंग्वेज में लूज बुलेट्स कहते हैं। ये लूज बुलेट्स हैं, बुलेट्स का काम करते हैं। श्वेत रक्त कणों में तो ये लाभकारी हैं, किंतु बाकी जगह जहां भी हैं यत्र तत्र एक्स्ट्रा चार्ज के कारण ये रुक जाते हैं, वहां की अव्यवस्था का कारण बनते हैं। इनके अनस्टेबल गुण को विचारों में सुधार करके तथा एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी, ई, बी, जिंक, सेलेनियम या बीटा कैरोटीन से भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन मेरा कहना यहाँ है कि वाई टेक विटामिन? अगर हम विचारों के सुधार से ये फ्री रेडिकल की रिलीज को रोक सकते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा
हमारे लिए लाभकारी है। लैंसेट मेडिकल जर्नल है, इसमें एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। 60 देशों की के 2,40,000 रोगियों की तुलना, आदमियों की तुलना क्रोनिक रोग, अस्थमा, एंजाइना जिसको हृदय शूल कहते हैं, और आर्थराइटिस और डायबिटीज इससे की गई। डिप्रेशन की तुलना, डिप्रेशन एक पलड़े में डिप्रेशन था, दूसरे पलड़े में अस्थमा, हार्ट, हृदय रोग, हृदय शूल, एंजाइना, आर्थराइटिस और डायबिटीज थी। और इस लैंसेट मेडिकल जर्नल में जो पब्लिश हुआ, रिजल्ट ये था कि 9 से 23%, 9 to 23% लोग ऐसे थे जिनमें 4 रोगों में से एक या अधिक रोगों के साथ डिप्रेशन में था। और डिप्रेशन, सोलेली डिप्रेशन वाले जो थे, एकमात्र डिप्रेशन वाले, 40% अधिक डैमेजिंग था इन 4 बीमारियों से। एक और प्रयोग किया गया, ये चूहे पर था। चूहे को माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया। जब इलेक्ट्रिक शॉक दिया तो स्ट्रेस के कारण कुछ दिनों के बाद चूहे की मृत्यु हो गई। चूहे की मृत्यु की जब ऑटोप्सी की गई तो ऑटोप्सी में पता लगा कि मृत्यु जो थी वो एक्सटर्नल स्ट्रेस से नहीं हुई थी, बल्कि स्ट्रेस के रिएक्शन से हुई थी, जो एक्सेलरेटेड एजिंग के रिजल्ट में परिवर्तित हुआ। यानी जो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया था, उसका स्ट्रेस, उसके स्ट्रेस ने उसके एजिंग प्रोसेस को तीव्र गति से बढ़ाया और उसके कारण मृत्यु हुई। इसी प्रकार मनुष्य भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेस को सहन कर सकते हैं, पर यदि स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो मानसिक व शारीरिक दोनों का ही ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। ये एक और उदाहरण देते हैं, लड़ाई के मैदान, बैटल फील्ड में या लड़ाई के मैदान से आया हुआ जो सिपाही है, युद्ध के मैदान में अगर सिपाही लड़ रहा तो मनुष्य का मस्तिष्क स्ट्रेस को अपने प्री प्रोग्राम्ड मेमोरी के हिसाब से डील करता है। यदि किसी पर बंदूक तान दी जाए तो उसके मस्तिष्क के मैसेज अलार्म से उसके रक्त में अचानक एड्रेनलिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। ये एड्रेनलिन जो है उसके बीपी को बढ़ा देगा, मांसपेशियां उसकी टेंस हो जाएंगी, सांस तेज हो जाएगी, भूख व सेक्स की डिजायर खत्म हो जाएगी, डाइजेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा, मस्तिष्क हाइपर अलर्ट कंडीशन में चला जाएगा, अनुभूतियां एकदम से स्पष्ट हो जाएगी। यदि ये स्ट्रेस बड़े लंबे समय तक रखा जाए तो शरीर के जो कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म है इस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे। अब हम शहरों में रहते हैं हम सब, तो शहरों की जो लाइफ है, दिस इटसेल्फ इज ए स्ट्रेस मशीन। क्योंकि यहाँ क्या है, नॉइज है, एयर पोल्यूशन है, स्पीड है, क्राउडिंग है, क्राइम है, रूडनेस है, केयरलेसनेस है, ये सारे के सारे स्ट्रेस को ट्रिगर करते हैं। अनियमित नित्य क्रम है, 11 बजे आप डिनर करेंगे, 1 बजे आप सोएंगे, फिर सुबह 10 बजे उठेंगे, तो आपका जो सर्केडियन रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो डिस्टर्ब हो गई, तो काम में असंतुष्टि आएगी। आपकी जो भावनाएं हैं उनको कह नहीं पाने से भी स्ट्रेस पैदा होगा। परिवर्तन कर पाने में असमर्थ अनुभव करेंगे तो उसका स्ट्रेस होगा, और अकेलापन होगा उसका स्ट्रेस है, आर्थिक बोझ है उसका स्ट्रेस है, गुस्सा है उसका स्ट्रेस है, दूसरों की निंदा है उसका स्ट्रेस है, किसी की चुगली करते हैं, ये भी एक स्ट्रेस का लक्षण है। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं, भाई किसी की निंदा मत करो, चुगली मत करो, गुस्सा मत खाओ। और गीता ने तो कहा, ध्यायते विषयान पुंस संगस्तो सुख जायते, संगात संजाते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहम, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसलिए त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, इसीलिए काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत्
त्रयम तजेत, इन तीनों को छोड़ दो। शास्त्रकार कहते हैं परिवादात खरो भवति, श्वावय भवति निंदक, परिभोक्ता कृमिर भवति, कीटो भवति मत्सरी। ये आपको समझाने के लिए कहा, अगर आप बहुत ज्यादा बक 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 करोगे, बिना पूछे बोलोगे, अनाहूत प्रविशति, अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वसिते विश्वसिति, मूढ़चेता नराधम। आप बिना किसी के बुलाए हुए उसके घर जाते हो, बिना आपसे कोई पूछे आप अपनी सलाह देते हो, तो अनाहूत प्रविशति, अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे आप इंटरवीन कर जाते हो, बीच में बोलने लगते हो, और अविश्वसिते विश्वसिति, जो विश्वास करने के काबिल नहीं है उस पर विश्वास करते हो। तो वो ऐसा आदमी कैसा है? मूढ़चेता नरम, ऐसा महामूर्ख और अधम व्यक्ति है जो ऐसा करता है। इसलिए कहा अगर आप ज्यादा बकबक करोगे तो गधे बनोगे अगले जन्म में जाकर के, और अगर दूसरे की निंदा करोगे तो कुत्ता बनोगे, अगर दूसरे की चीज का इस्तेमाल करोगे तो कृमि कीट पतंगा बनोगे, और अगर दूसरों की तरक्की से जलोगे तो आप कीट बनोगे। तो कहा परिवादात खरो भवति, श्वावय भवति निंदक, परिभोक्ता कृमिर भवति, कीटो भवति मत्सरी। इसलिए बंधुओं मेरा कहना यह है कि ध्यान योग से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान योग में ये कहूँगा भावातीत ध्यान, इस होता है कि श्वसन क्रिया की गति धीमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन कम हो जाती है, मेटाबॉलिक उपापचय की गति कम हो जाती है, असंतुलित हार्मोन जो है वो बैलेंस्ड हो जाते हैं। अगर लंबे समय तक ध्यान लगाते रहोगे तो बायोलॉजिकल एज 5 से 12 साल तक क्रोनोलॉजिकल एज से कम हो जाती है। देखिए आपकी एज 5 से 12 साल तक कम हो जाती है, यानी आप उतने यंग हो जाते हो। शरीर या आप दूसरे शब्दों में कहें उतने अधिक समय तक आप अपने जीवन यापन करते हो। अधिक शरीर की चर्बी कम हो जाती है तो फैट भी कम होगी, ब्लड प्रेशर भी कम हुआ, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उसका संतुलन भी ठीक होगा, और जो मसल मास है, जो मसल आपका मास डिस्ट्रॉय हो गया वो भी ठीक होगा। अगर आप लंबे समय तक मेडिटेशन करोगे, लंबे समय का मतलब ये नहीं कि 2 घंटे बैठकर करोगे, नहीं नहीं, गीता ने लिखा शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम सुखम आसनम। आप पवित्र देश में जाओ और वहां एक सुखासन से बैठो, ना अति उच्चम ना अति नीचम, बहुत ऊंची जगह भी ना हो बहुत नीची जगह भी ना हो, तत्र एकाग्र मन करता, वहां मन को एकाग्र करो, चाहे आप आधे घंटे के लिए करो। मैं लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स का मतलब है जो 6 महीने से कर रहे हैं, जो 6 साल से कर रहे हैं, चाहे वो 15 मिनट रोज कर रहे हैं या आधा घंटा रोज कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में ये देखा गया कि कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन का लेवल कम होता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज्यादा पाई जाती है। एक डॉक्टर आर कीथ वेलेस थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में पीएचडी की ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पर, भावातीत ध्यान पर। 1960 में उनकी थीसिस पब्लिश हुई और उन्होंने कहा कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में, भावातीत ध्यान में, मन में किसी विशेष मंत्र की मूक पुनरावृत्ति से के साथ ध्यान लगाने की क्रिया को भावातीत ध्यान कहते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को उसने एक्सप्लेन किया कि यह है कि किसी विशेष मंत्र की मूक मूक पुनः मन के अंदर ही उसकी पुनरावृत्ति करो, क्योंकि मंत्र का मतलब क्या है? जो मन को त्र करे, मंत्र जो मन को मुक्त करे, मन को फ्री करे। तो उसने कहा कि मंत्रों का कंपन शनै शनै मन को सामान्य सोचने के प्रोसेस से बाहर ले जाता है। सामने जो हम एक सामान्य स्थिति में सोचते हैं उससे आप बाहर निकल गए। जैसे जैसे मंत्रों का कंपन बढ़ेगा, स्थान की शांति, मंत्र का भाव नर्वस सिस्टम में एक स्पेसिफिक संदेश डालता है और साधक जो साधना करने वाला है एक रेस्टफुल अलर्टनेस की स्थिति में पहुंच जाता है। कीथ वेलेस ने कहा कि इससे क्या होता है कि साधना करने वाला, जो मेडिटेशन करने वाला है, एक रेस्टफुल अलर्टनेस
की स्थिति में पहुंच जाता है। ये रेस्टफुल अलर्टनेस जो है, यहाँ मस्तिष्क जागृत और शरीर एक डीपली रिलैक्स हो जाता है, और इस स्थिति का नाम उसने दिया हाइपोमेटाबॉलिक वेकफुलनेस। हाइपोमेटाबॉलिक वेकफुलनेस कहते हैं। वेलेस ने सिद्ध किया कि इससे ब्लड प्रेशर कम हुआ, और जो नियर की विजन थी, नियर पॉइंट विजन, वो बहुत इंप्रूव हुई, और जो सुनने की क्षमता थी उसमें ध्यान योग से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई। और 5 या अधिक सालों के अभ्यास से, अगर 5 साल के से अधिक आप करते हैं, तो बायोलॉजिकल एज जो है 12 साल तक क्रोनोलॉजिकल एज का हो गई। ध्यान योग से शरीर में एंडोर्फिन लेवल बढ़ता है, जिससे हमारा मूड इंप्रूव होता है, चिंता का स्तर कम होता है, नींद अच्छी आती है। ध्यान योग से स्ट्रेस में प्रत्यास्थता, रेजिलियंस बढ़ती है, स्वयं स्वयं में विश्वास बढ़ता है, नर्व सेल मोटे होते हैं, मस्तिष्क को रक्त संचार बढ़ता है। नर्व सेल के जीन्स एक प्रोटीन बनाने का सिग्नल भेजते हैं। इस प्रोटीन को न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहा है। ये जो न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है, यह ग्रोथ फैक्टर नर्व सेल्स को बढ़ाने में और उसकी ब्रांचेस बनाने में, एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है। और किसी किसी मस्तिष्क में नए नए न्यूरॉन्स भी बन जाते हैं, ऐसा देखा गया। 2000 मेडिटेटर्स में ये किया गया। 2000 मेडिटेटर्स का अध्ययन किया, उनका परिणाम क्या निकला कि इनमें से 80% ऐसे थे जिनकी हार्ट डिजीज ठीक हो गई, 50% से अधिक ऐसे थे जिनका कैंसर ठीक हो गया, और 65 वर्ष से अधिक आयु के जो मेडिटेटर्स थे उनमें सबसे अधिक लाभ हुआ। डॉक्टर जे ग्लेसर 1980 में 328 अनुभवी मेडिटेटर्स तथा 1462 नॉन मेडिटेटर्स का अध्ययन किया। 328 मेडिटेटर्स थे, 1462 नॉन मेडिटेटर्स थे। उसने देखा कि DHEA जो डी हाइड्रोइपियोन स्टेरॉइड मेडिटेटर्स में अधिक था। DHEA एड्रेलिन, वो कॉर्टिसोल का प्रिकर्सर है। इसमें रक्त में इसकी मात्रा एस्ट्रोजन व टेस्टोस्टेरोन से हजारों गुना ज्यादा है। यही एक हार्मोन है जो बढ़ती आयु के साथ कम होता जाता है। यदि DHEA अधिक मात्रा में हो तो इससे कोरोनरी हार्ट डिजीज के इंसिडेंस कम होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर कम होता है, ऑस्टियोपोरोसिस कम होती है, और ये सारा का सारा ध्यान योग से होता है। टर्फ यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट हुआ। टर्फ यूनिवर्सिटी के जेरोंटोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 87 से 96 ईयर्स ओल्ड बूढ़े लोग इकट्ठे किए। ये बूढ़े थे 87 साल से 96 साल की उम्र के। इनके ग्रुप को चुना। ये सभी के सभी बिल्कुल मरणासन कृशकाय थे, दुबले पतले थे सारे के सारे। इन सभी को वेट ट्रेनिंग का कार्यक्रम पर लगा दिया, और रिजल्ट क्या निकला? 8 सप्ताह में, 8 सप्ताह का मतलब 2 महीने में मांसपेशियां 300 टाइम्स 300 गुना 300% वापिस आ गई। ये कैसे हुआ? इसको हमारे ऋषि मुनि कहते थे कायाकल्प। कायाकल्प का मतलब कि उसमें कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, आप मरणासन्न हो गए। कहते हैं च्यवन ऋषि कायाकल्प करने के लिए बैठे थे और उनको पता नहीं लगा, उनके ऊपर दीमकों ने अपना घर बना दिया, और दीमकों का घर मिट्टी के अंदर चले गए सारे के सारे। लेकिन वो उसके बाद युवा के युवा निकले। जब अश्विनी ऋषि उनके पास गए तो उन्होंने च्यवनप्राश खाने के लिए बताया। कायाकल्प, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है, मैंने भी किया है। ये मेरे एक मित्र का पोल्ट्री फार्म था। वो 2 महीने तक जिन मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए, बिल्कुल अंडे देने बंद कर दिए, उन मुर्गियों को 2 महीने तक कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया, केवल ओनली वाटर। उनके बाल भी झड़ गए। और 2 महीने बाद क्या देखा कि 2 महीने बाद उन मुर्गियों ने फिर अंडे देने शुरू कर दिए, और पूरा साइकिल अंडों का उतने साल तक, उतने महीनों तक रहा जितने महीने तक नॉर्मल सिचुएशन में रहते थे। हमारे जैन मुनि कायाकल्प करते थे। तो कायाकल्प से क्या हुआ?
न खाने से, न पीने से, मन को एकाग्र करने से, अंतर्मुखी करने से शरीर में है क्या? 70% तो पानी और नमक है इसमें। तो लेकिन कोई ये तो नहीं कह सकता कि बूढ़े आदमी में ओल्ड नमक है या ओल्ड वाटर है, या युवक में यंग पानी है या यंग नमक है। ऐसा तो कुछ नहीं है। बाई एडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल बुढ़ापे के सिंड्रोम को 20 साल तक 20 साल तक डिले किया जा सकता है। और डिले करने का मतलब ये नहीं, देखो उन्होंने खाया नहीं लेकिन काम करना तो बंद नहीं किया। ये नहीं किया कि वो बिल्कुल पे लेट गए कहा कि करना। ये भी एक्सपेरिमेंट किया अगर कुछ सप्ताह तक कंप्लीट बेड रेस्ट किया जाए, कंप्लीट बेड रेस्ट, तो जो पेशियां मांसपेशियां हैं और हड्डियां हैं उनमें इतनी तेजी से लॉस होगा कि आदमी 10 साल तक बूढ़ा लगने लगेगा। तो इसलिए कहा रेस्ट नहीं करना है, आश्रम आश्रम करना है। श्रम करना है कायाकल्प के साथ, विचारों को चेंज करने के साथ, खाना कम करने के साथ, तो मांसपेशियां भी बनेंगी और उनका क्षरण नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं यूज इट और लूज इट। अब ये जो आपका भावातीत ध्यान था, इसमें इसने कहा था कि मंत्रों के कंपन से, मंत्रों के कंपन के बारे में फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि क्या संगीत का भी कुछ प्रभाव पड़ता है? तो एक अबेडियन कालकट, ये एक मोनास्ट्री में 70 साल के इस मोनार्की में 70 मॉन्क यहाँ के साधु कृष्ण, उन्हें देखने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया। ये 70 के 70 मॉन्क बीमार थे। डॉक्टर टोमेटिस आए। डॉक्टर टोमेटिस ने देखा कि ये जितने साधु हैं, क्रिश्चियन साधु, ये सब के सब मरने वाले हो रहे हैं, मरणासन अवस्था में है। उसने देखा कि इनके शरीर में तो कोई बीमारी का लक्षण नहीं है, कोई इनमें इन्फेक्शन भी नहीं है, फिर कारण क्या है? तो डॉक्टर टोमाटिस ने उनकी इस मरणासन्न बीमारी का कारण एक धार्मिक घटना को बताया, एक थियोलॉजिकल इवेंट को बताया। ये थियोलॉजिकल इवेंट क्या था? दरअसल पोप टू ने 1962 में एक फरमान जारी किया। और फरमान क्या था कि चर्च को अपने कार्यक्रमों को मॉडर्न वर्ल्ड के अनुसार बदलना होगा। तो अपने पुराने सिस्टम को बदलो और इसको मॉडर्न बनाओ। तो एक उत्साही पादरी था, युवक पादरी, वो नया नया चार्ज लिया था। उसने देखा कि ये सभी जो साधु हैं, मॉन्क्स हैं, ये 6 से 8 घंटे तक रोजाना ग्रुप सॉन्ग करते हैं, समूह गान करते रहते हैं, जो कि समय को बहुत नष्ट करता है। इसलिए उसने इस समूह गान पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उसने मॉडर्न करना था। मॉन्क्स वैसे भी मौन रहते हैं। अब उन्हें इस गाने से भी जब प्रतिबंध लग गया तो उन्हें जो ऊर्जा मिलती थी ह्यूमन वॉइस से, वो ऊर्जा मिलनी बंद हो गई, उससे वंचित हो गए और ये उनकी बीमारी का कारण था। तो टोमेटिस ने जून 1967 में समूह गान को दोबारा शुरू कराया। जब समूह गान शुरू हुआ तो गाने की टेप्स उनको सुनवाई गई और हाई फ्रीक्वेंसी पर सुनाई गई। तो शनै शनै ये सभी मॉन्क ठीक हो गए। तो इसलिए रिजल्ट ये निकला कि संगीत यदि हाई फ्रीक्वेंसी में गाया जाए तो वह कॉकलिया को स्टिमुलेट करता है और कॉकलिया में जो अनेक रिसेप्टर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। एक डॉक्टर स्टिंगेरिल थे, अमेरिका के अमेरिका के एक वैज्ञानिक डॉक्टर स्टिंगेरिल ने सारे संसार के जो मंत्र थे और प्रार्थना थी, जिसकी लैटिन में थी उसकी लैटिन में इकट्ठा किया, जिसकी हिब्रू में थे उसका हिब्रू में इकट्ठा किया, जो संस्कृत में थे वो संस्कृत में थे। और उन्हें उनकी शक्ति के लिए, उन मंत्रों की और प्रार्थनाओं की शक्ति के लिए अपनी लैब के अंदर उसने टेस्ट किया। उसका रिजल्ट क्या निकला, ध्यान से सुनिए। डॉक्टर स्टिंगेरिल ने ये रिजल्ट निकाला कि गायत्री मंत्र सारे संसार में जितनी प्रार्थनाएं हैं उनमें सबसे अधिक है, अपनी ध्वनि तरंगों के कारण।
उसने पाया कि 1,10,000 साउंड वेव 1,10,000 साउंड वेव प्रति सेकंड गायत्री मंत्र के जाप से उत्पन्न होती हैं। इसका अर्थ ये हुआ ध्वनि एवं ध्वनि तरंगों के मिश्रण से यह मंत्र एक विशेष आध्यात्मिक क्षमता वाला मंत्र सिद्ध हुआ। इसलिए हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी ने गायत्री मंत्र का प्राणियों के मानसिक व भौतिक विकास पर प्रभाव कैसा पड़ता है, इस विषय पर शोध आरंभ कर दी है। और सूरीनाम का जो रेडियो पैरा मैरिबो है, वहां पर तो गायत्री पाठ रोजाना शाम को 7 से 7:15 बजे तक होता है। और एम्स्टर्डम और हॉलैंड में भी अब 6 महीने से ये ब्रेड का अपने इसके ऊपर ब्रॉडकास्ट करने के लिए प्रारंभ कर दिया गया। तो मुझे ये कहना था कि हमारे पास तो खजाना रखा हुआ है, हम अपने खजाने को भूल गए, दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, पर मुखापेक्षी बन रहे हैं और मृग तृष्णा की तरह से अंधकार के अंदर भटक रहे हैं। तो मैंने आज जो केवल आपके सामने ये विचार रखा, मेरी आदत है कि समय पर प्रारंभ करना, समय पर समाप्त करना। तो मन के बारे में जो 2 हमने रविवारों में इकट्ठा किया, यही किया कि हम जो योग कहते हैं कि कहते किसको हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो भाई बंधुओं, अष्टांग योग है। आज योग का अर्थ केवल आसनों को जाने लगा, लेकिन हमारे शास्त्रकार महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 यम और 5 नियम है। इनके अतिरिक्त आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। और मैं समाधि में जाकर के फिर मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, अजना चक्र, बिंदु सहस्रा चक्र, ये सब के सब हैं। और भाई चित्त अवस्था है, चित्त अवस्था है, मूल है, एकाग्र अवस्था है, निरुद्ध अवस्था है। हमारे स्वभाव 4 प्रकार के हैं, प्रज्ञा है, प्रवृत्ति है, स्थिति है, अवस्थित है। तो इसलिए बंधुओं, पतंजलि कहते हैं एक अपने को समझ लो, अपने को जान जाओ, मालक तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनी राम तो चौमुख चौदिश फिरे, ये तो सुमरण नहीं। अपने मनी राम को इधर उधर मत भड़काओ। इसलिए मनोर दुर्निग्रह चलम अभ्यास तो कौनते वैराग्य च गृह्य थे। ओम शांति शांति शांति। अगले रविवार इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी में हम मिलेंगे और मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा वैदिक काल गणना के संबंध में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आर्य जी। और मुझे लगता है कि ये जो सत्य की अनंत खोज की आज की जो व्याख्यान आपका रहा, उसमें बहुत सारे मुख्य बिंदु आ गए और जिन पे ऐसा लगता है कि एक एक पूरा व्याख्यान करके समझना था। मेडिटेशन की चर्चा आपने यहाँ पे कर दी, पास्ट और फ्यूचर थॉट्स का जो थैला है भारी, उसको कैसे उतारना है, कहना और उतारने में काफी मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है बहुत फर्क होता है। और आपने ध्यान योग की चर्चा, कायाकल्प की चर्चा, मंत्रों की चर्चा, म्यूजिक की चर्चा और प्रेयर्स की और गायत्री मंत्र को लेकर के बहुत सारे आज विषय आए। तो आपसे केवल अनुरोध ये है कि अगले जो व्याख्यान अंतिम इसका भारतीय दर्शन एवं स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा रहेगी, तो उसमें से कुछ ग्रहणीय बातें जो हों उन पे कुछ मुख्य रूप से आप थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझाएं, क्योंकि ध्यान योग को समझे बिना, करे बिना उसका जो एक टेस्ट है वो तब तक नहीं आता। तो ये एक मुझे लगता है आज का एक मैराथन व्याख्यान रहा। तो मैं अब अनुरोध करूंगा डॉक्टर कृष्णचंद्र पांडे जी से कि वो आएं और सभी का धन्यवाद करेंगे और कल्याण मंत्र के साथ फिर हम आज के इस व्याख्यान को समाप्त करेंगे। डॉक्टर कृष्णचंद्र। धन्यवाद रोहित जी। माननीय आर्य जी का एक इतना सरल और व्यवहारिक
जिस प्रकार का व्याख्यान और जिस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल बाह्य तत्व नहीं बल्कि आंतरिक तत्व भी कितने महत्वपूर्ण हैं, उन सब का बड़ा विस्तृत और बहुत ही वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में माननीय आर्य जी ने हम सबके सामने रखा है। और निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए और हम सब के लिए एक प्रेरणा रहेगी कि हम उन पर उनका पालन करें, उनका आचरण करें। और गीता में इन सब बातों को भगवान कृष्ण ने समझाया हुआ है। उन्हीं तथ्यों को लेकर के माननीय आर्य जी ने हमारे सामने बहुत से पाश्चात्य विद्वानों के और बहुत से जो शोध हुए हैं उनको लेकर के चर्चा की है। तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए बहुत ही हितकारी रहेगा और हम उन सब का अपने जीवन में पालन करें, क्योंकि मन सभी हमारे शरीर की बीमारियों का एक बहुत बड़ा केंद्र होता है। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार से कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, वो सब माननीय आर्य जी ने बताया है। बहुत बहुत आभार माननीय आर्य जी का, क्योंकि वो हमारे संरक्षक हैं। इसलिए पंचनद के कार्यकर्ता होने के नाते से मुझे एक परंपरा के नाते से एक आभार व्यक्त करना। वैसे तो हमारे संरक्षक हैं, तो निरंतर मार्गदर्शन वो करते रहते हैं और वो निरंतर हमको प्रेरणा देते रहते हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका पंचनद पूर्वी दिल्ली अध्ययन केंद्र की ओर से, और सभी जो भी आज इस वेबिनार में सम्मिलित हुए हैं वो सबके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से उन सबको हम अपने जीवन में भी लागू करेंगे ताकि उसका लाभ हमको मिले। हम कैसे स्वस्थ रहें, हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहे, इसका लाभ हमको तभी मिलेगा जब हम अपने जीवन में उसको धारण करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत आभार। अगले रविवार को पुनः हम इसी समय फिर मिलेंगे, इस आशा के साथ कल्याण मंत्र के साथ हम आज के इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। मैं आदि पंक्ति बोलूंगा, उसके बाद सभी सामूहिक बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। नमस्कार सबको, बहुत 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 धन्यवाद आर्य सर। नमस्कार। आपका उद्बोधन के रूप में कार्य करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमारे बच्चे बड़ा लाइक करते हैं। आज के कार्यक्रम की सूचना मैं आपको देना चाहूंगा। जो भी साथी ऑर्गेनिक फार्मिंग और मल्टीलेयर फार्मिंग में सकते हो, 5 बजे में आकाश चौरसिया जी हमारे आज मुख्य वक्ता होंगे, और गौ सेवा सह प्रमुख अजीत महापात्रा जी भी मुख्य अतिथि के रूप में, और प्रोफेसर कुठियाला जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है, अपना संदेह और अन्य साथियों को भी लिंक भेजें। आज शाम को हाँ, आकाश चौरसिया जी का जी आज शाम को 5 बजे आकाश चौरसिया जी ने एक मॉडल तैयार किया है कि जिससे 2.5 एकड़ से वो 15 लाख रुपए कैसे कमा सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, उसको बताते हैं। हाल ही में उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मानित भी किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने लिंक जो है चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया है, और अपने जो हमारे साथियों के मेल आईडी हैं वहाँ भी हमने उनको भेजा है। और आप सभी से आग्रह है कि जो आपके पास हैं उन्हें अन्य साथियों को भी शेयर करें ताकि योग्य व्यक्ति उससे जुड़ें और लाभ उठा सकें। धन्यवाद।